Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on solution of non-homogeneous Fredholm integral equation of second kind with separable kernels by direct computational method. यानी प्रीवियस वीडियो में हमने डायरेक्ट कंप्यूटेशनल मेथड से हमने होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन को सॉल्व किया था और आज हम इंशाल्लाह मेथड डिस्कस करते हैं फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं बाय डायरेक्ट कंप्यूटेशनल मेथड से नॉन होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशंस को। तो कंसीडर करेंगे फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड नॉन होमोजीनियस। तो वाई एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस लेमडा ए टू बी के एक्स टी वाई टी डी टी, ये आपके पास इंटीग्रल इक्वेशन है क्योंकि यहाँ उन्होंने फंक्शन दिया, इसको वजह से ये नॉन होमोजीनियस है। बाकी प्रोसीजर उसी तरीके से होगा जैसे हमने होमोजीनियस को सॉल्व किया था, इसमें भी बिल्कुल उसी तरीके से ही हमने सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, ये कर्नल क्योंकि सेपरेबल है तो ज़ाहिर बात है कर्नल को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस में, यानी वन फंक्शन जो है डिपेंड करेगा एक्स के ऊपर और अदर फंक्शन डिपेंड करेगा टी के ऊपर। तो के एक्स टी बराबर होता है समीशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n एफ आई एक्स और जी आई टी। ये कर्नल की वैल्यू जो है वो आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। तो जब 1 में पुट की तो आपके पास बना वाई एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस लेमडा ए टू बी समीशन एफ आई एक्स जी आई एक्स और जी आई टी और वाई टी डी टी। तो इसमें से देखें क्योंकि टी के फंक्शन रखने हैं, एक्स के फंक्शंस को बाहर निकालने हैं, उसी तरीके से तो वाई एक्स बराबर हो जाएगा एफ एक्स जमा लेमडा समीशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n एफ आई एक्स इंटीग्रेशन ए टू बी जी आई टी और वाई टी डी टी। इसमें हम ज़ाहिर बात उसी तरीके से सारा काम सब प्रोसेस उसी तरीके से, थोड़ा सा एंड में चेंज होगा। यहाँ आपके पास देखें क्योंकि ये जी आई टी वाई टी डी टी है तो ए टू बी इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रल है तो इसका आंसर कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, तो हम इसको सी आई का नाम दे देते हैं क्योंकि यहाँ जी आई टी है तो सी आई कह देते हैं। अगर यहाँ जी वन टी होगा तो सी वन टी हो जाएगा। तो ये सी आई की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 3 में जब रिप्लेस करेंगे तो आपके पास वाई एक्स बराबर हो जाएगा एफ एक्स जमा लेमडा समीशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n सी आई एफ आई एक्स। और फिर उसके बाद हमने क्या करना है, अब हमारा मकसद क्या है, सी कैलकुलेट करना, क्योंकि हमने सी जो है वो डिटरमाइन करने हैं। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या किया उन्होंने, इक्वेशन नंबर 5 को उन्होंने लिखा वाई एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस लेमडा समीशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n सी आई एफ आई एक्स है। तो यहाँ उन्होंने ले लिया समीशन जे इज इक्वल टू 1 to n सी जे एफ जे एक्स। ये ज़रूरी नहीं होता क्योंकि ये वेरिएशन डम्मी वेरिएबल होता है, ये आप अगर चेंज कर भी देंगे तो इससे आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जस्ट वेरिएशन है, वेरिएशन उन्होंने चेंज कर दिया क्योंकि यहाँ उन्होंने वेरिएबल क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल में और इसी तरह लिमिट्स के अंदर अगर हम या समीशन के अंदर जहाँ वेरिएशन होती है अगर हम वेरिएबल को चेंज कर दें तो उसमें उसके फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ उन्होंने एक्स की जगह टी रिप्लेस कर दिया तो ये बन गया वाई टी, क्योंकि जाहिर बात है आपने इधर जो सी कैलकुलेट करना है तो उसमें देखें वाई टी आपको इस्तेमाल मतलब यूज़ करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ एक्स की जगह उन्होंने टी पुट कर दिया, यहाँ एफ टी आ जाएगा जमा लेमडा समीशन जे वेरीज फ्रॉम 1 to n सी जे और एफ टी। तो ये जो वैल्यूज आपने कैलकुलेट की हैं या आप इक्वेशन नंबर 3 जो आपके पास है, मतलब ये जो ओरिजिनल आपके पास है उसके अंदर हम ये सारी वैल्यू जो हैं हम सी की और अदर जो टी की वैल्यूज़ हैं वाई टी की वैल्यू हम पुट करेंगे उसमें। तो आपके पास क्या बनेगा, ये बनेगा एफ एक्स प्लस लेमडा समीशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n सी आई एफ आई एक्स विच इज़ इक्वल टू एफ एक्स एज इट इज़ प्लस लेमडा समीशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n एफ एक्स। और ये जो सी की आपके पास वैल्यू थी ये देखें उसमें जब उन्होंने रिप्लेस किया तो ये बना ए टू बी जी आई टी, और जी आई टी के बाद क्योंकि वाई टी है तो वाई टी की वैल्यू जो है उन्होंने यहाँ रिप्लेस करनी है, क्योंकि यहाँ भी उन्होंने वाई टी की वाई एक्स, क्योंकि यहाँ आपके पास था वाई एक्स तो हमने यहाँ से जो वाई एक्स निकाला है वो हमने यहाँ पुट किया इक्वेशन के अंदर, इंटीग्रल इक्वेशन गिवन के अंदर, और यहाँ बराबर एफ एक्स था जमा लेमडा समीशन, और यहाँ क्योंकि जी आई टी है और यहाँ हमारे पास क्या था वाई टी था तो यहाँ हमने वाई टी की वैल्यू पुट की है और यहाँ वाई एक्स की वैल्यू पुट की है आपने इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। तो ये मतलब इक्वेशन बन गई है। इसमें देखें यहाँ भी एफ एक्स है यहाँ भी एफ एक्स है, एफ एक्स आपस में कैंसिल आउट हो गया, अंदर इधर बचा लेमडा और इधर भी लेमडा होगा तो लेमडा भी कैंसिल आउट हो गया। तो आपके पास ये बना समीशन सी आई एफ आई एक्स बराबर हो गया समीशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n एफ आई एक्स इंटीग्रेशन ए टू बी जी आई टी जो है ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा जी आई टी एफ टी इंटीग्रेशन जमा फिर ये वाला लेमडा और समीशन सी जे जो है बाहर आ गया, अंदर जी आई टी ए टू बी और एफ जे टी
डी टी ये अंदर मल्टीप्लाई हो गया, तो आपके पास ये इंटीग्रल। अब देखें इसमें जी आई टी है, इधर एफ जे है, यानी ये आई जे की फॉर्म में आ गया। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, अब हम क्योंकि इसमें जी आई टी और एफ टी वाली टर्म भी है, इसको उन्होंने बीटा आई का नाम दे दिया है, ये ज़रूरी नहीं है जो मर्जी नाम रख लें। और उसमें जो जी आई टी और एफ जे टी डी टी है इंटीग्रल है, उसको उन्होंने अल्फ़ा आई जे का नाम दे दिया। तो ये दोनों वैल्यू जब उन्होंने दी हैं, तो जब उसमें पुट किए हैं ऊपर वाली इक्वेशंस के अंदर उन्होंने, तो आपके पास जो इक्वेशन रिड्यूस हुई है वो ये समीशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n सी आई एफ आई एक्स विच इज़ इक्वल टू समीशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n एफ आई एक्स बीटा आई प्लस लेमडा समीशन जे वेरीज फ्रॉम 1 to n अल्फ़ा आई जे सी जे। तो इसको उसी तरीके से, क्योंकि यहाँ भी समीशन एफ एक्स है, यहाँ भी समीशन एफ एक्स है, वो कॉमन आ जाएगा, इधर बचेगा सी आई माइनस बीटा आई माइनस लेमडा। तो क्योंकि ये फंक्शन जो है आपके पास जाहिर बात है लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि ये सोल्यूशंस आपके पास है, पॉलिनोमियल फंक्शन होंगे या एक्सपोनेंशियल फंक्शन होंगे या जो भी होंगे, ये आपके पास फंक्शन जो हैं ये इंडिपेंडेंट होते हैं। अगर ये इंडिपेंडेंट फंक्शन है तो इसका मतलब है ये इसका जो मतलब कोफिशेंट हो जो भी होगा वो ज़ीरो के बराबर होगा। तो यहाँ से इस कोफिशेंट को हमने ज़ीरो के बराबर रख दिया है, वहाँ से ये इक्वेशन जनरेट हो गई है। तो यहाँ से उसी तरीके से अब आप आई को 1 पुट करेंगे तो आपके पास इक्वेशन 1 बन जाएगी। इसी तरह आई को 2 3 4 करके, जैसे हमने प्रीवियस मेथड के अंदर सिस्टम बनाया था वहाँ होमोजीनियस बना था, यहाँ आपके पास नॉन होमोजीनियस सिस्टम बन गया। तो जब आप जाहिर बात है आई को 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, तो आपके पास ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जनरेट हो जाएगा, नॉन होमोजीनियस सिस्टम। तो इसमें भी उसी तरह मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट बनेगी। तो मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट जो है आपके पास ये है, अगर ये मतलब जितने इसके जाहिर बात है उसके अंदर वैल्यूज़ हैं आपके पास, जितनी इक्वेशंस हैं और जितने लेमडा इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो जाहिर बात है उतने डिग्री का आपके पास ये पोलिनोमियल बनेगा। और ये डी लेमडा जो है इसको उन्होंने नाम दिया इज़ नॉट आइडेंटिकली ज़ीरो सिंस व्हेन लेमडा ज़ीरो या डी लेमडा 1। तो इसके अंदर केसेस हम बनाएंगे। अब पहला केस हम बनाते हैं, हम कहते हैं सिचुएशन 1 के व्हेन एट लीस्ट वन राइट नंबर ऑफ द सिस्टम b1 b2 bn इज़ नॉन ज़ीरो द फॉलोइंग 2 केसेस अराइज अंडर दिस सिचुएशन। यानी वही केस हो गया कि अगर ये नॉन ज़ीरो है तो उसी तरह 2 केस बनेंगे कि ये जो डी लेमडा है ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो सकता है और ज़ीरो हो सकता है। तो अगर आपके पास डी लेमडा नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, क्योंकि ये नॉन होमोजीनियस सिस्टम है, अगर नॉन होमोजीनियस सिस्टम है तो उसके करस्पॉन्डिंग आपका नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। लेकिन उसी तरीके से अगर आपके पास डी लेमडा ज़ीरो हो गया, तो जब ज़ीरो हो जाएगा तो इसका मतलब है इसके या तो 2 केस हैं, या तो इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा या इसके नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन यानी इनफाइनाइट सोल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट करेंगे। ये मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि जब डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो तो आपके पास नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, और अगर नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तो वहाँ ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करता था। लेकिन यहाँ तो क्योंकि नॉन होमोजीनियस सिस्टम है इसलिए ट्रिवियल सोल्यूशन तो नहीं होगा, लेकिन यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। इसी तरीके से केस नंबर 2 है इसके अंदर। तो ये केस नंबर 2 में भी हमने डिस्कस करना है कि अगर एफ एक्स आपके पास ज़ीरो हो जाता है तो आपके पास ये प्रीवियस मेथड बन जाएगा, होमोजीनियस वाला सिस्टम बन जाएगा। तो ये वही हमारा केस बन गया, इसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर एफ एक्स ज़ीरो हो गया तो इंटीग्रल इक्वेशन आपकी होमोजीनियस बन गई, और होमोजीनियस को सॉल्व करने का मेथड हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो इस केस में क्योंकि हमारा तीसरी सिचुएशन ये है कि अगर एफ एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो जाए, अगर एफ एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो गया तो लेकिन अगर ये इंटीग्रल जो है ये वैल्यू, ये इंटीग्रल और ये जी एन जो हैं अगर ये ज़ीरो हो गए, लेकिन अगर एफ एक्स ज़ीरो ना हुआ लेकिन ये इंटीग्रल ज़ीरो हो गए ये जीज़ की वजह से, तो तब वो कहते हैं कि बीटा 1 और बीटा 2 बीटा एन ये भी सारे ज़ीरो हो जाएंगे, और फंक्शन जो है वो अदर फंक्शन जो होंगे मतलब जितने भी हैं उनके ऊपर ये आर्थोगोनल हो गए। क्योंकि आर्थोगोनल की डेफिनेशन है ये कि जब भी 2 फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों और अगर वो ज़ीरो आंसर आ जाए तो इसका मतलब है वो फंक्शन आर्थोगोनल होते हैं। ठीक हो गया, तो आर्थोगोनल हो गए, तो उसके बावजूद हैंस क्या हो गया कि वो सिस्टम जो आपके पास वो होमोजीनियस में कन्वर्ट हो जाएगा। जब वो होमोजीनियस में कन्वर्ट हो गया तो उसके उसी तरीके से 2 केस हो जाएंगे कि अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तो ट्रिवियल सोल्यूशन यूनिक आ जाएगा, ओनली यूनिक सोल्यूशन आएगा, और अगर इक्वल टू ज़ीरो हो गया तो आपके पास नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट करेंगे। तो ये आपने मेथड जो है ये मतलब इसको समझ लेना है कि किस तरीके से हमने नॉन होमोजीनियस सिस्टम को इंटीग्रल इक्वेशन को सॉल्व करना है। बिल्कुल उसी तरह मेथड है जिस तरह हमने होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन को सॉल्व किया था। थैंक यू।